सही। तो इस वक्त सलमान साहब, जो एक पॉलिटिकल अनरेस्ट है उसके होते हुए कैसे किसी लोकल इन्वेस्टर की अट्रैक्शन डेवलप होगी इन्वेस्टमेंट की तरफ, या कैसे कोई फॉरेन इन्वेस्टर आएगा, तो एक बड़ा मुश्किल काम है जब तक एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती। अब जो इकदामात, जो स्टेप्स गवर्नमेंट को इस 8-9 माह में लेने थे वो तो अभी तक लिए ही नहीं जा सके, उन रिफॉर्म्स को अभी तक इनिशिएट ही नहीं किया जा सका है। तो आधा फिस्कल ईयर भी गुजर गया, तो कब ये काम शुरू होंगे, कब इनके पॉजिटिव असरात हम सामने आते देखेंगे? ये तो गवर्नमेंट से में आने से पहले इन सारे इश्यूज़ का इदराक था, अच्छी तरह से इल्म था हुकूमत को। वजूहात क्या है कि अभी तक ये शुरू नहीं हो सका है मामला? उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे करने में कोई इकदाम नहीं उठाया, बल्कि उसको और एग्जैसपरेट किया, ज़्यादा करते जा रहे हैं और पॉलिटिकल टेंशन को बढ़ाते चले जाते हैं। मुल्क को पोलराइज कर दिया गया है और किसी ने कोई अटेम्प्ट नहीं की कि सारे मुल्क को इकट्ठा जोड़ा जाए और इकट्ठा करके इकोनॉमिक एरियाज़ की तरफ तवज्जो दी जाए ताकि खुशहाली आ सके, प्रॉस्पेरिटी आ सके। इस वक्त हर बंदा जो है माई वे और दी हाईवे कर रहा है, तो वो पाकिस्तान के लिए बड़ा ख़तरनाक है। सही। तो अब सलमान साहब, इसका वे आउट अब है क्या? ये ज़ाहिर है ये सिलसिला अपोजिशन और हुकूमत की जो एक जंग होती है वो तो एक रिवायत है पाकिस्तानी सियासत की, ये तो एक कल्चर बन चुका है पाकिस्तानी सियासत का अब, और इसमें शिद्दत आती जा रही है वक्त के साथ साथ। अब इस शिद्दत के साथ अपनी इकोनॉमी को कैसे स्टेबलाइज करना है? जो मैक्रो कुछ इंडिकेटर्स पॉजिटिव हमें नज़र आ रहे हैं, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट अभी तक एक आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रहा, वो कैसे पहुंचेगा? ये टैक्स कलेक्शन का एक ह्यूज टारगेट है, ये कैसे हासिल होगा? चूँकि ये सारे काम भी तो करने ही है ना, वरना तो IMF भी हम पर नज़र जमाए बैठा है कि हम उसके प्रोग्राम को अच्छे तरीके से लेकर चल रहे हैं, नहीं चल रहे, टर्म्स एंड कंडीशंस हम पूरी कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो वहाँ उस महाज पर भी हमें कोई ख़तरा हो सकता है फिर? देखिए, मेरे नज़र में तो नंबर 1 है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि सारे यूनाइट हों अपने पाकिस्तान के इश्यूज़ को सॉल्व करने के ऊपर, पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर। और जो अपोजिशन और गवर्नमेंट में नॉर्मल हालात होते हैं वो आप होने चाहिए, लेकिन ये तो नहीं होना चाहिए ना कि एक दूसरे को आप बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो, आप बैन करने की कोशिश कर रहे हो, आप ऐसा नैरेटिव बना रहे हो कि जिसमें सारे जो हैं वो क्रिमिनल्स हैं या क्या है। सो उस पीरियड में फिर इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट जो है वो सबसे पहले आपके डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने करनी होती है। वही अगर यहाँ से भागने की कोशिश में लगे हुए हैं तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी? और हुकूमत जो है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी नहीं ला सकती, क्योंकि बाकी दुनिया में कोई ऐसी जगह पे इन्वेस्ट नहीं करता जहाँ पे अनरेस्ट हो। सो आई थिंक बहुत ही मुश्किल वक्त है, लेकिन हमें चाहिए कि अब नेशन को हैज़ टू कम टुगेदर। अगर ये सारे इकट्ठे आके अपना एक रूल्स ऑफ द गेम बना लें कि जिसमें लिव एंड लेट लिव का थोड़ा बहुत उनसर हो और बाकी फोकस हो कि हमने आवाम की बेहतरी करनी है, तो फिर एक रास्ता डेफिनेटली निकल सकता है। और जो चीज़ें अब आपने करनी हैं उसमें सबसे बड़ी बात यह है, जो नंबर 1 तो हमें हुकूमत के अखराजात को स्लैश करना है। अभी आप देखें कि ट्रंप अमेरिका में आया, उसने इलॉन मस्क को टारगेट दिया है कि $3 ट्रिलियन उसने अमेरिकन बजट में से काटने हैं। और हाल अमेरिका की हमें पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन दुनिया को उन्होंने सिखाया है कि कैसे एक मार्केट इकॉनमी बनाते हैं और कैसे उसको मैनेज करते हैं। तो अगर वहाँ पे वो $3 ट्रिलियन कम कर रहे हैं तो हमारे कम से कम 4-5 ट्रिलियन रुपीस तो हम कम करें ना हुकूमत के अखराजात में। सो मेरा ख्याल है कि एक्सपेंडिचर्स के ऊपर हमारा बहुत ज़बरदस्त एक्शन होना चाहिए। और कोई भी फजूल अखराजात का मतलब होता है कि एक चीज़ होती है जिसे हम ज़ीरो बेस बजटिंग कहते हैं जी। उसका मतलब ये होता है कि हर डिपार्टमेंट, हर महकमा अपने बजट उसको उसी वक्त मिले जब वो बता सके कि इस बजट से वो ये फ़ायदा कौम को पहुँचाएगा, और वो अगर फ़ायदा नहीं पहुँचाता तो उसको फिर आपको ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है। सो एक तो अखराजात आपने बिल्कुल कम करने हैं, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए अवाम की, जिसके लिए एक पॉलिटिकल हार्मनी भी चाहिए।
तो फिर वो आप काम कर सकते हैं। जो प्राइवेटाइजेशन एक और काम है जो इसके ऊपर आपको बहुत तेजी से काम करने की जरूरत है। फिर उसके बाद एनर्जी की तो हम बात कर ही रहे थे कि एनर्जी में टोटल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए कि हमें इंपोर्ट बेस्ड एनर्जी को डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड एनर्जी में कन्वर्ट करना है, और डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड एनर्जी जो है वो लोकल रिसोर्सेज से करनी है। ये नहीं है कि तेल आप इंपोर्ट करें और गैस आप इंपोर्ट करें और यहाँ पे फिर वो उससे करें। आपको लोकल कोयले से, लोकल गैस से, हाइडल से, इस तरह के प्रोजेक्ट, सोलर से, उसमें आपने ट्रांजिशन करनी है, क्योंकि परमानेंट बेसिस पे आपकी एनर्जी कॉस्ट जो है उनको स्लैश करने की ज़रूरत है। इस वक्त दुनिया में जो आप देख रहे हैं कि एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 रुपए में बन रही है सोलर की, और हमारे मुल्क में 40, 50, 60, 70 रुपए पे आप कैसे सरवाइव कर सकते हैं। सो एनर्जी के ऊपर हमें बिल्कुल रिवैम्प करना है और कंपेटिटिव पावर मार्केट बनानी है पाकिस्तान में, उसके अलावा कोई चारा नहीं। सही। और फिर उसके बाद हमने ये भी देखना है कि हमारी जो सबसे बड़ी कुव्वत है वो हमारी मैन पावर है, और उस मैन पावर में हमने उनको बिल्कुल इक्विप भी नहीं किया हुआ दुनिया में पार्टिसिपेट करने का इकोनॉमिकली। हमारे जो लोग हैं वो हमारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर आपके सामने है कि वहाँ से एक्सपोर्ट करना ही बहुत मुश्किल है। सड़कें भी नहीं हैं, कोई बिजली तो पहले ही नहीं है, फिर ट्रेनिंग नहीं है, एजुकेशन नहीं है, बहुत से इश्यूज हैं जिसके ऊपर हमें काम करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि इतने इश्यूज हैं कि तो फॉरगेट अबाउट देम और इसी तरह चलते रहें। पॉइंट ये है कि इन इश्यूज को सॉल्व करें ताकि हम अपनी पोजीशन दुनिया में ले सकें एज द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सही। सो आई थिंक वो चीज़ें करने की ज़रूरत है, लेकिन हम फंसे हुए हैं, बुरी तरह फंसे हुए हैं आपस की चक्लेशों में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।